गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र स्टार्ट करने से पहले जो भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA MSc के लिए बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ बैठते हैं। पाचन तंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पाचन तंत्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है। भोजन, जो हमारा भोजन है उसको संपूर्ण तरीके से पचाने के लिए 5 क्रियाएं होती हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। ये 5 चीज़ें हैं। अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और मल परित्याग जो गुदे द्वारा होता है। मतलब हमारा जो है भोजन मुख द्वारा स्टार्ट किया जाता है और गुदे द्वारा उसका मल परित्याग करके ख़त्म होता है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ भोजन को मुख में लेना। ये हमारा अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ। और नेक्स्ट हमारा था पाचन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। और हमारे मुख में लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आप सभी को पता होगा हमारे मुख में लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और जो टाइलिन होता है वो भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। मंड मतलब स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में जब अपघटित कर देता है तो फिर इस जो एक एंजाइम माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद जो भोजन एक बॉल मतलब जो मुंह में भोजन जो हमारा माल्टोज स्टार्च से मिलकर और माल्टोज बन जाता है और मुंह में एक बॉल की तरह हो जाता है। और मुख के बाद भोजन जो हमारा है अमाशय में जाता है। अमाशय मतलब स्टमक मतलब पेट। हमारा भोजन मुख के बाद अमाशय में जाता है, पेट में। यहाँ पे कैलोरी नहीं है, यहाँ पे पैलोरिक है। पाइलोरिक। अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमाशय में कौन सा रस निकलता है। तो अमाशय में जठर रस निकलता है। याद रखिए, अमाशय से हमारा जठर रस निकलता है। और जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस में 2 एंजाइम पाते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये हो गया कि अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि, अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है। तो अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि होती है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। तो अमाशक रस कौन सा होगा, जठर रस। और जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है कि अमाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अमाशय में भी मतलब आपका आंसर ये होगा, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। मतलब जो पेप्सिन हमारा है वो प्रोटीन पे क्रिया करता है और प्रोटीन पे कार्य करता है और उसे पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है पेप्सिन। तो अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। और जो पेप्सिन होता है वो हमारा प्रोटीन मतलब भोजन के साथ जो प्रोटीन आता है उस प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, पेप्टोन्स में। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पेप्सिन किस पे कार्य करता है, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण या फिर विटामिन। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे है रेनिन। ये भी अमाशिक रस है जो जठर रस से निकलता है। जठर रस जो है पैलोरिक ग्रंथि से निकलती है। तो रेनिन जो है दूध में घुली हुई प्रोटीन, मतलब जो दूध में प्रोटीन होता है उसे कैसिनोज को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदलता है। मतलब जो हमारा रेनिन है वो दूध पर क्रिया करता है
दूध को पचाने का कार्य रेनिन करता है। और नेक्स्ट हमारा है मुख गुहा को आहार नाल का पहला भाग कहते हैं। मुख गुहा को आहार नाल मतलब हमारा पाचन जो है आहार नाल से शुरू होता है, तो मुख गुहा जो है सबसे पहला भाग होता है। और मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये तो सबको पता है, मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यकृत। यकृत जो है, इसको मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत को हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन सी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत द्वारा पीत स्रावित होता है। यकृत द्वारा जो है पीत होता है, पीत बाइल जो हमारा यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। जो यकृत है, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है तो यकृत के द्वारा हम उससे हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के दौरान यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में जो यकृत है हमारा, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और जब हमारे बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। तो यकृत जो है हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में मदद करता है। तो ये क्रिया कब होती है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के दौरान। मतलब जब हमारा कार्बोहाइड्रेट टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और जब परिवर्तित हो जाता है ये इकट्ठा हो जाता है, यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और अगर हमारे शरीर को वापस जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस पुनः टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत करता है। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपका ये क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और ये यकृत में से उत्पन्न होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जब हमारे शरीर में रक्त में वसा की कमी होती है तो जो यकृत है वो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग जो है वसा में भी परिवर्तित करता है। मतलब यकृत जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, मतलब कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है वो यकृत में इकट्ठा होता है, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। और जब हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को या फिर में ग्लूकोजन की मात्रा चाहिए होती है, आवश्यकता होती है, तो यकृत में जो संचित ग्लाइकोजन है वो खंडित होकर वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और रक्त में नियमित मात्रा में हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पित्ताशय। ठीक है। पित्ताशय जो है हमारा, सबसे पहले है कि पित्ताशय का आकार जो है वो नाशपाती के आकार का होता है। पित्ताशय जो है नाशपाती के आकार का एक थैला होता है और पित्ताशय में यकृत से निकलने वाला रस जमा होता है। यकृत से निकलने वाला रस जो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें पित्त बहता है, तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है और पित्त जो है हमारा यकृत से निकलता है। तो पित्त जो है हमारा यकृत से निकलता है और यकृत से निकल के पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। और पित्त पीला और हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो है हमारा क्षारीय द्रव होता है, उसका pH मान 7.7 होता है। यकृत से हमारा पित्त निकलता है और यकृत से निकलकर वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है। और जो पित्त होता है हमारा पीला या फिर हल्के हरे रंग का द्रव, क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो है यह भोजन के माध्यम से, पित्त है जो कि यह भोजन के माध्यम
ये भोजन को क्षारीय कर देता है। ये भोजन को क्षारीय कर देता है, क्योंकि पित्त ऑलरेडी खुद एक क्षारीय पदार्थ है। तो ये जो हमारे शरीर में भोजन आता है वो पित्त उसको क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशीय रस क्रिया कर सके, जिससे अग्नाशिक रस क्रिया कर सके। मतलब जो पित्त हमारा वो क्षारीय होता है और भोजन जब आता है तो उसे क्षारीय कर देता है, जिससे उस पर अग्नाशिक रस क्रिया कर सके। और ये भोजन का एमाल्सीकरण भी करता है। भोजन के वसाओं का, ये भोजन के वसाओं का इमल्सीकरण करता है। मतलब जो पित्त है यह वसाओं का इमल्सीकरण भी करता है। यह विटामिन, यहाँ पे विटामिन के एवं वसाओं, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पित्त जो है वो कौन से विटामिन का अवशोषण करने में सहायक है? तो पित्त जो है विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है पक्वाशय। पक्वाशय में भोजन पक्वाशय में भोजन जब पहुंचता है तो पक्वाशय में भोजन यकृत से निकलने वाले पीत रस में जाकर मिलता है। पीत रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। जब पक्वाशय है वह पक्वाशय में भोजन जाके यकृत के पीत रस से जाकर मिलता है। मतलब जब भोजन से पीत रस मिलता है तो पीत रस क्षारीय होता है, तो भोजन हमारा अभी तक अम्लीय है तो ये पीत रस से जाकर मिलकर उसे क्षारीय कर देता है। यहाँ अग्नाशय में अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। जो ये है ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हमारा है एमाइलेज। एमाइलेज जो है यह मांड मतलब स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। यह स्टार्च प्रक्रिया करती है। स्टार्च पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट हमारा लाइपेज। लाइपेज जो है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो है वसाओं पर क्रिया करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को मंड के रूप में परिवर्तित कर देता है, मतलब मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और जो लाइपेज है हमारा वो वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशिक रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को मतलब स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज जो है वसाओं को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हमारा है अग्नाशय, पैंक्रियाज। अग्नाशय जो है यह अग्नाशय को हम मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे पहली मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बताइए आंसर आप लोग।
जिसने यकृत बताया वो सही है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा अग्नाशय हो गया। ठीक है, इसमें अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल होता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा था, ट्रिप्सिन पढ़ा था, एमाइलेज पढ़ा था और लाइपेज पढ़ा था। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन से हमारा क्या हुआ था? प्रोटीन पर क्रिया करके अमीनो अम्ल में बनाए थे। एमाइलेज हमारे मंड स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और लाइपेज जो है हमारा वसाओं को फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है, और ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज हमारा अग्नाशय रस है। और अग्नाशय में 9.8% हमारा जल है। शेष भाग लवण एवं एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एमाइलेज का ये जो अग्नाशय में एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में कार्य करते हैं। यह पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। अग्नाशय में जो एंजाइम होते हैं, जो रस निकलता है उसे पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पूर्ण पाचन रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशयीय रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय में क्या हुआ कि अग्नाशय सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। 99.8% जल होता है। शेष भाग लवण और एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। इसे पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है छोटी आंत। छोटी आंत जो है हमारा पाचन क्रिया का इसको अंतिम मतलब मानते हैं अंतिम चरण। यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। इनमें पाए जाने वाले एंजाइम इरेप्सिन जो है प्रोटीन एवं पेप्टोज को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। मतलब अगर अग्नाशय से जो भी हमारा प्रोटीन बचा वो आके हमारा छोटी आंत में इरेप्सिन उसको अम्ल में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज, यह माल्टोज को जो माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज क्या हुआ? सुक्रेज ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज देखो, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में और सुक्रोज को ग्लूकोज में। फिर लैक्टोज, यह लैक्टेज, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में। और लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में पड़ जाता है। ये वसाओं पे फैटी एसिड। सबसे पहले हमारा है इरेप्सिन। जो इरेप्सिन है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है वसाओं को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ये हमारे छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम्स थे और ये एंजाइम्स के कार्य क्या क्या थे। फिर हमारा पाचन तंत्र का दूसरा भाग है अवशोषण। तीसरा भाग अवशोषण। अवशोषण जो होता है, अब यहाँ पे आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। बचे भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। मतलब जो बचा हुआ भोजन है वो अब अवशोषण होता है। रुधिर में पहुंचना अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्व के द्वारा होता है। छोटी आंत के द्वारा उसका अवशोषण होता है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लाना। स्वांगीकरण क्या होता है? जब छोटी आंत में हमारा भोजन अवशोषण हो गया, अब अवशोषण के बाद उसका स्वांगीकरण होगा, मतलब उसका उपयोग होगा। उपयोग में लाना स्वांगीकरण होता है। मल परित्याग, अपच्य भोजन। अब सारी चीज़ें तो पच जाएंगी नहीं, कुछ चीज़ें जो है अपच्य होंगी। तो जो अपच्य भोजन है वो हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ जीवाणु से
जीवाणु जो हैं हमारे बॉडी में, जो भी जीवाणु हैं वो बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। जो जीवाणु होती हैं इसे मल में के रूप में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो हमारा जो है बड़ी आंत क्या है कि अपचे भोजन का अवशोषक है, उसे मल द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। और छोटी आंत है भोजन को पचाने, अवशोषित भोजन को पचाने में मदद करता है। तो हम आज पढ़े हैं, और ये देखिए हमारा पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन जो है देखिए हमारा मुख से स्टार्ट होता है, दांत, जीभ, लाल ग्रंथियाँ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रसनी, कंठ द्वार, ग्रास नाल और श्वास नाल में पहुंचता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो मतलब या फिर भोजन करते वक्त हम बोल रहे हैं तो हमें खांसी या फिर हमें ऐसा लगता है हमारा भोजन अटक गया। वो इसलिए होता है कि ग्रास नाल और श्वास नाल 2 प्रकार की एक नलियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। जब भोजन हमारा ग्रास नाल में जाता है और हम बोलते हैं तो वो श्वास नाल भी खुलता है। तो हमारा भोजन ग्रास नाल में जाकर श्वास नाल की तरफ चला जाता है, जिससे हमें खांसी आ जाती है। और ऐसे अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा जो ग्रास नाल है वो ग्रास नाल में भोजन जाता है, और जैसे ही भोजन ग्रास नाल में पहुंचता है श्वास नाल वो बंद कर देता है, भोजन नीचे आता है और वो खुल जाता है। फिर उसके बाद भोजन हमारा अमाशय में पहुंचता है, यानी पेट में पहुंचता है। और पेट में पहुंचने के बाद यहाँ पे मासिक रस क्रिया करती है। मासिक रस हमारा रेनिन और पेप्सिन थी, यहाँ पे क्रिया करते हैं। उससे यकृत से हमारा हीरा यकृत, और यकृत से हमारा पीत रस निकलता है जो पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद भोजन ग्रहणी द्वारा आगे बढ़ता है, अग्नाशय में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में पहुंचता है, और जो अपच भोजन है हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है, और मल द्वारा उसका निष्कासन हो जाता है। और क्या कहते हैं, छोटी आंत में क्षुद्रांक एलम उपस्थित होता है, इस पे जो क्रिया करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है मुख, जो है हमारा पाचन का सबसे पहला भाग है, और मल द्वार हमारा सबसे आखिरी भाग है। आज हमने पाचन ग्रंथि को अच्छे से समझ लिया होगा। मेरे ख्याल से आपको भी पाचन तंत्र और पाचन ग्रंथियाँ समझ में आ गई होंगी, और ये पाचन हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम का प्रयोग करें, आपको दोनों नाम में कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आपको कभी कभी क्वेश्चन पित्ताशय ना दे के गल ब्लैंडर दे देता है, पीत ना दे के बाइल दे देता है, पेंक्रियाज दे देता है। पेंक्रियाज को आपको अग्नाशय कहेंगे, अमाशय को स्टमक कहेंगे, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको घुमाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो और वो एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिल सके उन्हें। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।